सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक वेलकम बैक टू द जेई एडवांस 2023 सॉल्विंग सेशन, जहां पे हम लोगों ने सब कुछ खत्म कर लिया है। सिर्फ ये आपका लास्ट वीडियो है जहां पे हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के सवाल, वेव मोशन के सवाल, यूनिट्स एंड डायमेंशन एरर्स के सवाल सॉल्व करेंगे जो कि आपसे पूछे गए थे जेई एडवांस 2023 के फिजिक्स में। इसके अलावा हमने जितना भी कुछ सॉल्व किया जेई एडवांस के पीवाईक्यूज में, सभी के चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को अपने यहाँ पे शुरू करते हैं। टोटल यहाँ पे आपको 8 सवाल देखने के लिए मिलेंगे, राइट। सबसे पहला सवाल आपका जो है वो है एरर एनालिसिस से, और ये सवाल को मिक्स किया गया है थोड़ा सा आपको रे ऑप्टिक्स के साथ भी। टिपिकल सवाल है, इन एन एक्सपेरिमेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ अ थिन कॉन्वेक्स लेंस द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज दिस मच, डिस्टेंस ऑफ इट्स रियल इमेज यानी कि सर वी पॉजिटिव लेंगे is 20 plus minus 0.2 centimeter. The error in the determination of focal length of the lens is n%. तो हमसे यहाँ से n पूछ रहा है। मैं आपको एकदम क्लियरली बता दूं, आपको जब भी ऐसे सवाल आते हैं और अगर कुछ मेंशन नहीं है यानी कि वो आपको मैक्सिमम परसेंटेज एरर ही पूछ रहे होते हैं। अच्छा सर, यहाँ पे अपने पास क्या इक्वेशन है लेंस की, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस योर 1/u। यहाँ पे जब हमें एरर निकालना होता है तो आप दोनों तरफ यहाँ पे बेसिकली डिफरेंशिएट करते हैं। आप उसे डेल के टर्म्स में लिख सकते हैं, डी के टर्म्स में लिख सकते हैं, और कुल मिला के आपको इक्वेशन फिर क्या आती है, डेल्टा एफ अपॉन एफ स्क्वायर इज इक्वल टू, कोई भी नेगेटिव साइन यहाँ पे हम लोग नहीं रख रहे, सब कुछ को हम लोगों ने पॉजिटिव कर दिया है। आवर इंटेंशन इज टू फाइंड आउट मैक्सिमम पॉसिबल एरर, राइट। तो ये आपको हो जाएगा यू स्क्वायर। ठीक है, बढ़िया है, शाबाश। हमको यहां पे पूछा है परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ, राइट। तो एरर है यहां पे आपको डेल्टा एफ, सो डेल्टा एफ अपॉन एफ इनटू 100 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, है ना। इसी को हम कहेंगे ना परसेंटेज एरर। अच्छा सर, तो सर यहाँ पे नीचे में एक एफ एक्स्ट्रा है और हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, तो उसे हमें राइट साइड भेज देना चाहिए कुछ इस प्रकार से। अब कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे डेटास को सब्स्टिट्यूट करना है। आपके पास अभी तक f की वैल्यू नहीं है जो हम निकाल सकते हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन से। तो सर 1/f इज इक्वल टू, अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू आपको 20 है, 0.2 क्या है, दैट इज योर डेल्टा v। तो v की वैल्यू 20 है, u की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, नहीं -10 ले लेना। तो अगर हम इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये आपको हो जाएगा 1/20, माइनस साइन ऑलरेडी है, माइनस माइनस प्लस, दिस बिकम्स योर 1/10। तो यहाँ से सर हमने 20 को एलसीएम ले लिया, तो सर 1 + 2 यानी कि सर f की वैल्यू हो जाएगी 20/3। इसको यहाँ पे डालिए, दिस इज योर 20/3। डेल्टा v का मतलब है आपको 0.2, सो 0.2 डिवाइडेड बाई 0.2 डिवाइडेड बाई, एंड डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ पे v है जो कि आपको 20 है, लेकिन स्क्वायर है तो 400 हो जाएगा। अच्छा ध्यान से देखना, यूनिट्स को हम लोग क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं, इसलिए जनाब क्योंकि ऊपर में सेंटीमीटर है, नीचे में सेंटीमीटर स्क्वायर है, और ये 20/3 भी सेंटीमीटर है, यानी कि ऊपर में भी सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे में भी सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दोनों आपस में कट जाएगा। तो भैया मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है ना, जो आंसर आएगा वो सही आएगा निकल के इससे भी। प्लस डेल्टा यू अपने को 0.1 है तो 0.1 लिख दिया, एंड u इज इक्वल टू योर 10, है ना, तो आपने यहाँ पे 10 लिख दिया है और उसका स्क्वायर है बेसिकली, तो 100 हो जाएगा दिस। एंड आपको ही पता है परसेंटेज एरर का मतलब है कि 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको भी हमने 100 से गुणा किया है यहाँ पे, तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100 मर गया, यहाँ पे भी ये 100 अपना मर गया है, एंड दिस इज इक्वल टू योर 20/3। यहाँ पे अपने पास चाहो तो 4 को एलसीएम पकड़ सकते थे, तो ऊपर जाता तो 0.4, यानी कि ऊपर में आपके पास 0.6 है और नीचे में आपके पास 4 बचता है। 3 इसको कट करेगा तो सर ये हो जाएगा 0.2, 4 इसको कट करेगा तो सर ये हो जाएगा आपको 5, तो सर 5 × 0.2 कितना है 1। तो इस सवाल का सही जवाब अपने को फिर 1 हो जाने वाला है। ठीक है, एकदम चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है सर। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। डायमेंशन का एक बहुत ही बेसिक सा सवाल है जो इवन आप मेंस लेवल पे भी इसको सॉल्व करते हैं। हमसे कहता है कि भैया यहाँ पे y आपका यंग्स मॉडुलस है, सी आपका स्पीड ऑफ लाइट,
प्लैंक्स कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो हमसे यहाँ से अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू पूछ रहा है। सिंपल है। तो सर कैसे करेंगे? यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन क्या हो सकता है भैया? फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेन एक्स अपॉन एल। तो ये क्वांटिटी तो डायमेंशन लेस है, यानी यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन वही होगा जो कि फोर्स अपॉन एरिया का डायमेंशन होगा, राइट? तो सर यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन जो होगा वो हो जाएगा आपको एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई एरिया। तो सर ये हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? अब समझना, सी तो आपका स्पीड ऑफ लाइट है सर, इसका डायमेंशन तो क्या ही बोलेंगे, ये आपको हो जाएगा मीटर्स पर सेकेंड, यानी एल टी माइनस वन। प्लैंक्स कांस्टेंट सर एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बेसिकली टाइम का इनवर्स होता है। अभी हम सिर्फ डायमेंशन देखना चाहते हैं, तो सर हम, आई एम नॉट सेइंग कि ये कोई फॉर्मूला है, सिर्फ डायमेंशन के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो सर यहाँ पे जो आपका एच है वो हो जाएगा एनर्जी इंटू टी, यहाँ पे टी टाइम है, तो एनर्जी का डायमेंशन होता है एम एल टू टी माइनस टू, और इसमें एक टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। तो सर यहां से हमको निकल के आया प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन आपको हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। ठीक है, यहां तक मैटर क्लियर है? एकदम बढ़िया है। लास्ट में आपका आता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसके लिए हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई योर आर स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन हो जाएगा आपको फोर्स का डायमेंशन इनटू डिस्टेंस का। तो सर एम एल टी माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास का स्क्वायर। तो ये अपने पास आ रहा है m माइनस वन, दिस इज योर l क्यूब, और यहां पे आपके पास है t माइनस टू। एक बार ये सारे स्टेप्स आपने कर लिए, अब इस इक्वेशन को यहां लिखो। तो ये था अपना यंग्स मॉडुलस, हमने यहां पे लिखा ml माइनस वन टी माइनस टू इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज इक्वल टू योर एल टी माइनस वन, ऊपर में अल्फा है, फिर हमारे पास यहाँ पे h है, h की यहाँ पे डायमेंशन लिखी पड़ी है एम एल टू टी माइनस वन, पावर में आ जाएगा बीटा, और ये रहा अपना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दैट इज योर m माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू, एंड दिस इज योर गामा। ठीक है, यहां m की पावर 1 है, सो 1 इज इक्वल टू, यहां कुछ m नहीं है, यहां पे m की पावर आपको बीटा है, तो यहां पे सर बीटा होगा। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्ट साइड में जो भी m की पावर है और राइट साइड में जो भी टोटल आपको m की पावर है उसको इक्वेट कर रहे हैं। यहां पे m की पावर आपको माइनस गामा हो जाएगा, ठीक बात है, इक्वेशन नंबर 1। यहां पे l की पावर माइनस वन है, यहाँ पे l की पावर आपको अल्फा है, यहाँ पे l की पावर सर हमको 2 बीटा है प्लस 2 बीटा, और यहाँ पे l की पावर हमको सर प्लस 3 गामा है, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ t की पावर अपने को सर माइनस 2 है, यहाँ पे सर t की पावर अपने को माइनस अल्फा है, यहाँ पे t की पावर अपने को सर माइनस बीटा है, और यहाँ पे t की पावर सर अपने को माइनस 2 गामा है। ठीक है, अब देखिए क्यों ना सर इक्वेशन नंबर 2 और 3 को हम ऐड कर दे। इसको ऐड करने से क्या हुआ, माइनस 3, अल्फा माइनस अल्फा मर गया, ये दोनों ऐड होके हो जाएगा बीटा, और ये दोनों ऐड होके हो जाएगा अपने को गामा। अब सर क्यों ना ये वाली इक्वेशन विच इज 1 इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा, इन दोनों को आपस में सर ऐड कर दे, तो मजा नहीं आ जाएगा? ये सर अपने को होगा माइनस 2, ये सर अपने को हो जाएगा 2 बीटा। तो सर यहां से हमको आ रहा है बीटा इज इक्वल टू माइनस वन। सर बीटा माइनस वन होना चाहिए, यहाँ पे माइनस वन है, यहाँ पे प्लस वन है, ये नहीं हो सकता, हाँ बाकी सब जगह है। सर बीटा माइनस वन है तो गामा कितना हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू माइनस वन माइनस गामा। तो सर यहां से हमको गामा निकल के आ रहा है माइनस 2। अब गामा माइनस 2 कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, तो C नहीं हो सकता। अब रेस है A और B के बीच में, यानी कि सर हमें अब अल्फा को पता ही करना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा पता करो। अब एक इक्वेशन यहाँ से उठा लो, तो अगर इसको उठा लेते हैं तो माइनस वन इज इक्वल टू अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा, बीटा अपने को माइनस वन था, तो ये अपने को बेसिकली हो जाएगा माइनस 2, एंड गामा इज माइनस 2, तो ये हो जाएगा माइनस 6। तो सर यहाँ से अल्फा की वैल्यू है ना प्लस 7 निकल के आ रही है, विच मीन्स ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। ठीक है,
सवाल में कोई डिफिकल्टी नहीं है, इट इज जस्ट अबाउट पेशेंटली इसको सॉल्व करना है ना। लेंदी थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, अदरवाइज कुछ भी इसमें हाईफाई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब आपका शुरू होता है यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स एंड वेरी वेरी फंडामेंटल क्वेश्चंस, राइट। कहता है कि अ हाइड्रोजन लाइक एटम, एक सेकेंड, पेन नहीं काम कर रही है, अब कर रही है। अ हाइड्रोजन लाइक एटम हैज एटॉमिक नंबर Z. Photons emitted in the electronic transition from n equals to 4 to n equals to 3 in these atoms are used to perform photoelectric effect. बेसिकली आपको ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, समझिएगा मेरी बात को, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 3 पे। एटम हाइड्रोजन लाइक एटम है, यानी कि इसका Z 1 नहीं है, कुछ होगा 2 4 3 5 वॉट। इससे जो आपको फोटोन निकला ना, आपने उस फोटोन को इंसिडेंट करा दिया है एक प्लेट पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको परफॉर्म करना है, एक्सपेरिमेंट, राइट। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स जनरेटेड इज दिस मच। तो ये फोटोन भाई साहब जाते हैं और इस पे जब टकराते हैं तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है और यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है जिसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है ऑब्जर्व की गई 1.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बढ़िया है, ठीक है। इफ द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर द टारगेट इज दिस मच, ये जो मटेरियल है ना, इस मटेरियल का लैम्डा TH आपको दे रखा है 310 नैनोमीटर, यानी कि जो आपका वर्क फंक्शन होगा इस मटेरियल का, वो आप निकाल सकते थे इस वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी एनर्जी होगी। और वो सर कैसे निकालेंगे, अपने को दे रखा है 1240, तो भैया ये तो हम लोग पहले भी जानते थे, 1240 डिवाइडेड बाई ये वेवलेंथ करोगे, ये आपको निकल के आ जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिएगा जनाब, हमारे पास इक्वेशन होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में K मैक्सिमम इज इक्वल टू इंसिडेंट एनर्जी माइनस योर वर्क फंक्शन। नाउ दिस फेलो इज 1.95, दिस फेलो इज EI एंड दिस फेलो इज 4, यानी कि सर जो इंसिडेंट एनर्जी है उसकी वैल्यू है 5.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो आपकी इंसिडेंट एनर्जी थी वो है आपको 5.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि इस वेवलेंथ, इस लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी थी वो इतनी थी, ठीक है। अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ Z। तो सर एक और बात भी तो क्लियर हो गई, अगर इंसिडेंट एनर्जी इतनी है, यानी कि इन दोनों लेवल्स के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वही तो सर 5.95 है, राइट, वही तो सर 5.95 होगा। तो सर इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस हमको लिखना आता है, दैट इज इक्वल टू योर 13.6 Z स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। n1 3 है और n1 4 है, तो 1 बाई 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16, और यही E आपको 5.95 के भी बराबर है। सो 5.95 13.6 Z स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम लिया तो आपको ये आ जाने वाला है 7, ऊपर में 7 आ जाएगा और नीचे में आता तो आपको 9 इंटू 16 ही रहने वाला है। ठीक बात है सर, बढ़िया है सर। 7 को इसको देख के ना लगता है कि शायद कैंसिल हो सकता है। 0.8 7 8 56, अपने पास बचेगा 3, तो 35, तो 5, ठीक है, बढ़िया है सर। तो सर यहां से अपने को दिख रहा है कि Z स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 16 इंटू 0.85 डिवाइडेड बाई 13.6। अगर तुम ध्यान से देखो 0.85 को 2 से मल्टीप्लाई करो कम से कम 4 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो सर ये इतना ही आ जाएगा। बेसिकली 16 इंटू 0.85 इज नथिंग बट 13.6, तो ये दोनों इसको कट कर दिया, तो यहां से अपने को Z की वैल्यू फिर 3 निकल के आ जाती है, खेला ही खत्म हो गया, आ गया आंसर Z इज इक्वल टू 3। ठीक है, चलिए सिंपल सवाल। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपको मैट्रिक्स मैच है एंड दिस इज वेरी 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 डूएबल क्वेश्चन, है ना। ऐसे ही मैट्रिक्स मैच इजी होता है और ये सवाल आपको फेयरली इजी ही है।
आपके सामने यहाँ पे इनकम्प्लीट इक्वेशन है, यहाँ पे प्लस में आपको अल्फा निकला है, साथ में बीटा निकला है, बीटा निकला है तो कितना बीटा निकला है, बीटा नेगेटिव है कि बीटा पॉजिटिव है, यही सब हमको यहाँ पे लिस्ट 2 में दिया हुआ है, अपने को मैच करने का है। देखो सिंपल है, ऊपर में 238, यहाँ पे 234, तो सर 4 का लॉस हुआ है मास में, तो अल्फा तो निकला ही निकला है, उसके बिना तो काम बनेगा ही नहीं, तो कर दिया। लेकिन अब हमको यहाँ पे दिख रहा है कि सर यहाँ पे 92 है और यहाँ पे 91 प्लस 2 93 है, तो सर यहाँ पे अगर हम ऐसा कुछ लिख पाते तो मजा आ जाता। अब क्या है कि बैलेंस हो गया, यानी कि सर पी वाले इक्वेशन में आपको एक अल्फा और एक बीटा नेगेटिव निकला होगा, तो कहाँ है वो ऑप्शन, 1 अल्फा पार्टिकल एंड 1 बीटा नेगेटिव, तो पी की मैचिंग अपने को 4 के साथ होने वाली है। क्लियर है, बहुत सिंपल होता है ये सब। फिर से देखिए 14 है 10 है, तो सर अल्फा तो निकलेगा ही निकलेगा, अल्फा तो निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन ऐसा करने में हमने फिर से देखा कि सर यहाँ पे 82 है, यहाँ पे ऑलरेडी 82 था, तो इस 2 को हटाना है, तो 2 को कैसे हटा पाओगे, अगर सर 2 बीटा नेगेटिव हो जाए, राइट, 2 इंटू -1 -2 हो जाता, वो इसको खा जाएगा, बचेगा 82 और 82 बैलेंस हो जाता है इक्वेशन। सर एक अल्फा और 2 बीटा नेगेटिव कहाँ पे है, 2 बीटा नेगेटिव एंड 1 अल्फा पार्टिकल 3 के साथ, तो Q की मैचिंग सर अपने को 3 के साथ हो रही है। ठीक, यहां देखिए फिर से 210 206, यानी कि सर यहां पे भी अपने को एक अल्फा पार्टिकल तो निकलना ही पड़ेगा। यहां पे सर 82 2 84 है और यहां 81 ही है, यानी कि इस बार सर अपने को 3 बीटा नेगेटिव चाहिए, 3 बीटा नेगेटिव अपने को यहाँ पे चाहिए। तो एक अल्फा और 3 बीटा नेगेटिव कहाँ पे है जनाब, एक अल्फा और 3 बीटा नेगेटिव 2 में है, तो सर आर की मैचिंग हो रही है 2 के साथ। यहाँ देखिए 228 224, ऑफ कोर्स एक अल्फा पार्टिकल तो निकलना बनता ही है, एट द सेम टाइम यहाँ 91 है, 88 प्लस 2 कितना होता है 90, इस बार अपने को एक एक्स्ट्रा चाहिए, और एक्स्ट्रा चाहिए के लिए बीटा नेगेटिव नहीं बीटा पॉजिटिव निकलना चाहिए, तभी तो बैलेंस कर पाएंगे। तो एक अल्फा और एक बीटा पॉजिटिव, 1 अल्फा पार्टिकल एंड 1 बीटा पॉजिटिव, यानी कि सर एस की मैचिंग 1 के साथ हो रही है। कितना सुंदर आंसर है, 4 3 2 1 4 3 2 1, यानी कि सर ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही जवाब था। क्लियर है एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल हमसे पूछा गया, राइट, मॉडर्न फिजिक्स के कौन से वाले टॉपिक से, ये रेडियो एक्टिविटी से, जिसको जेई मेंस में तो हटा दिया लेकिन एडवांस में तो है। इन अ रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, जब मैं ये बात कह रहा हूं कि जेई एडवांस से हटा दिया, जेई मेंस से हटा दिया गया है, तो जेई मेंस 2024 के सिलेबस से हटा दिया गया था। इन अ रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस द एक्टिविटी इज डिफाइंड एज दिस मच, हालांकि इस पूरे कहानी की कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर। Where Nt is the number of radioactive nuclei at time t, the radioactive source S1 and S2 have same intensity at time t equals to 0, right, same activity, sorry, यानी शुरुआत में दोनों का एक्टिविटी सेम था, AA मान लेते, कैपिटल AA। At later time the activities of S1 and S2 are A1 and A2, right, और उस मोमेंट पे when S1 and S2 have just completed their third एंड 7th हाफ लाइफ्स, तो हमसे यहाँ पे A1 A2 का रेशियो पूछ रहा है। देखिए आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ, आफ्टर nth हाफ लाइफ, व्हाट इज द एक्टिविटी, राइट, एक्टिविटी समझिएगा, आई होप आपको ये चीज पता हो, एक्टिविटी आफ्टर nth हाफ लाइफ्स इज इक्वल टू इनिशियल एक्टिविटी अपॉन योर 2 to the power n। सिंपल सी बात है भैया, शुरुआत में आपके पास अगर A0 था तो पहले हाफ लाइफ के बाद ये आधा हो जाएगा, दूसरे हाफ लाइफ के बाद ये इसका भी आधा होगा, यानी A0 अपॉन 4, 4 की जगह 2 to the power 2 लिख सकते हो। तो दिख रहे हो, जब फर्स्ट हाफ लाइफ था तो 2 to the power 1 है, जब सेकेंड हाफ लाइफ हुआ तो 2 to the power 2 एंड सो ऑन। यानी कि सर nth हाफ लाइफ के बाद आपके पास जो बचा है एक्टिविटी, दैट इज योर दिस मच। तो A1 क्या है, A1 इज द एक्टिविटी आफ्टर द थर्ड हाफ लाइफ्स, यानी कि सर A0 डिवाइडेड बाई 2 to the power 3
एंड सर A2 इज द एक्टिविटी आफ्टर 7th हाफ लाइफ, और दोनों का ही हमको सवाल में कहता है कि शुरुआती एक्टिविटी सेम था। ठीक बात है। आपसे इनका रेशियो पूछा है जनाब, आपसे यहाँ पे A1 अपॉन A2 पूछा है। क्या तुमको ये 2 to the power 7 अपॉन 2 to the power 3 यानी कि ये 16 आपको आता हुआ नहीं दिख रहा है क्या? अब इससे इजी कोई सवाल हो सकता है क्या जे एडवांस में? आपने अभी तक 2023 के काफी सवाल को सॉल्व करते हुए देखा होगा, हमें आपको कई ऐसे सवाल दिखे होंगे जो बच्चों को ढूंढने होते कि भैया ये पहले कर लो, है ना कि टफ सवाल में उलझ के रह जाए। ठीक बात है सर। अब ये देखिए, देखने में लगता होगा खतरनाक है, पर लेकिन मतलब बहुत ही फंडामेंटल एंड बेसिक क्वेश्चन है आपको डॉपलर्स इफेक्ट का। आप इसको हमें सॉल्व करते हुए देखेंगे, आपको समझ में आएगा। प्रश्न को एक बार पढ़ लेते, अच्छे से समझ लेते सवाल में क्या क्या दिया हुआ है। S1 and S2 are two identical sound sources of frequency 656 Hz। एक साउंड का सोर्स यहां रखा हुआ है, एक साउंड का सोर्स आपको एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। ठीक बात है सर। हमसे कहता है कि दोनों साउंड आइडेंटिकल है, दोनों का फ्रीक्वेंसी 656 हर्ट्ज है, उनका जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है। द सोर्स S1 इज लोकेटेड एट O, S2 मूव्स एंटी क्लॉकवाइज। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया ये एंटी क्लॉकवाइज चक्कर काट रहा है with a speed of 4√2 meters per second on a circular path O as shown in the figure। यहाँ पे 3 पॉइंट्स है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे है। P और R डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है। Q जो है वो R से और P से इक्वल दूरी पे है। ठीक है। अ साउंड डिटेक्टर, देखिए S1 S2 साउंड सोर्स है जो कि साउंड निकाल रहे हैं, और एक डिटेक्टर भी है जो साउंड को ऑब्जर्व करेगा, डिटेक्ट करेगा। वो डिटेक्टर आपको पॉइंट P पे रखा हुआ है, वो फिक्स्ड है वहीं पे, वो नहीं हिल रहा है। द सोर्स S1 कैन मूव अलोंग OP डायरेक्शन। S1 जो सोर्स है, देखिए S2 तो चक्कर काट सकता है सर्कुलर पाथ पे, लेकिन S1 सिर्फ लीनियरली ट्रैवल कर सकता है ऐसे ऐसे इस वर्टिकल लाइन पे। ठीक बात है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज दिस मच। आपसे यहाँ पे 2 सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो एक एक करके दोनों को यहाँ पे हम लोग देखते हैं। जो गिवन चीज़ है वो लेट मी राइट इट। जो आपका ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है वो है आपको 656 हर्ट्ज, एंड जो आपका सोर्स है या S2 क्या है, सोर्स है। सोर्स का जो स्पीड है दैट इज योर 4√2 मीटर्स पर सेकेंड, एंड स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज योर 324 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये सारी चीजें अपने को यहाँ पे प्रश्न में गिवन है। बढ़िया है। अब देखिए, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। सबसे पहले पार्ट में अपने को कहता है व्हेन ओनली S2 इज एमिटिंग साउंड, यानी S1 को आप भूल जाइए। इट इज एट Q, S2 जो है इस समय Q पॉइंट पे है। तो अगर सर S2 Q पॉइंट पे है, अगर हमारा सोर्स Q पॉइंट पे है, तो उसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो इस समय इस तरीके से होगा। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सोर्स। ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड मेजर्ड बाय द डिटेक्टर इज, डिटेक्टर आपको यहां पे है। आप जो ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हो, F apparent इज इक्वल टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, C स्पीड ऑफ व्हाट, ऑब्जर्वर, C स्पीड ऑफ सोर्स। इस पर्टिकुलर सवाल में आपको ये सोर्स है और आपके लिए ये ऑब्जर्वर है, तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे है, तो इसका तो कोई स्पीड है ही नहीं, ये तो अपने को 0 हो गया है। अच्छा, अब बीच में प्लस माइनस क्या होगा वो देखेंगे। सोर्स, सर सोर्स का स्पीड यही नहीं इस्तेमाल कर लेंगे, यू कैन नॉट यूज 4√2 मीटर्स पर सेकेंड। सोर्स का स्पीड कौन सा लेते हैं पता है? सोर्स को और ऑब्जर्वर को एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करो, एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ो, राइट? तो सोर्स का वेलोसिटी जो कि इस ऑरेंज लाइन के अलोंग हो, जो कि आपको ये वाला कंपोनेंट लगेगा, ये वाला कंपोनेंट अपने को लगेगा। ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे, देखो भैया यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, अगर ये रेडियस R है, ये रेडियस R है, तो ये 45 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री, तो सर ये भी अपने को 45 डिग्रीज ही है ना? तो ये सर अपने को 45 डिग्रीज है। तो यहाँ पे जो आप स्पीड इस्तेमाल करोगे दैट इज योर VS cos 45 डिग्रीज। ठीक है सर, VS की वैल्यू यहाँ पे 4√2 है और cos 45 1/√2 है, यानी कि सर ये निकल के आ जाएगा 4 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक,
अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो वेलोसिटी है वो ऑब्जर्वर से दूर जा रही है। जब ऑब्जर्वर से सोर्स दूर जा रहा है, जब ऑब्जर्वर से सोर्स दूर जा रहा है तो वो फ्रीक्वेंसी को घटाना चाहेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये घटे तो नीचे आपको प्लस साइन देना चाहिए। ये सब याद करने का तरीका है और कुछ नहीं। तो सर एफ प्राइम इज इक्वल टू एफ नॉट की वैल्यू है आपको सर 656, सी अपने पास है सर यहाँ पे 324 डिवाइडेड बाई 324 प्लस वीएस में ये नहीं इस्तेमाल करना, ये वाला स्पीड इस्तेमाल करेंगे, दैट इज योर 4। 656 मल्टीप्लाइड बाई 324 डिवाइडेड बाई 328। सर इसको इसके साथ कट किया तो ये 2 आ जाना है और ये अपने को कितना हो जाएगा 8 4 इतना 648 हर्ट्स। दिस बिकम्स योर फर्स्ट आंसर। क्लियर है एकदम, इसमें कोई भी दिक्कत और आपत्ति नहीं होनी चाहिए, राइट। देखिए आई नो इससे काम बन जाएगा। हो सकता है कि एक आध बच्चों के मन में कुछ डाउट आए, और वो डाउट क्या है हम थोड़ा सा बताने का कोशिश करते हैं। हालांकि नहीं आया तब भी ठीक है, काम चल रहा था अपना। तो उनके मन में डाउट आएगा कि सर ये जो भी सॉल्विंग है ना, ये एक अजम्पशन के लिए हम लोग कर सकते हैं। अजम्पशन है कि जो भी आपका सर्कुलर पाथ का रेडियस है वो आपको बहुत ज़्यादा नहीं है ना। स्पीड ऑफ साउंड आपको 324 है, राइट। तो आपका ये जो भी सर्कल का डायमीटर होगा, रेडियस होगा, इट इज़ नॉट वेरी वेरी लार्ज, इट इज़ सिग्निफिकेंटली स्मॉल ओनली, राइट। 4 मीटर 10 मीटर इवन 50 मीटर्स 20 मीटर्स चलेगा। लेकिन अगर ये दूरी बहुत ज़्यादा होती, अगर ये सर्कल का रेडियस बहुत ज़्यादा होता, तब आपको ऐसे सॉल्व नहीं होता, एंड दैट वुड हैव बीन मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। What is the point? The point is हमको सवाल में कहता है when only S2 is emitting sound and it is at Q, तब जब आपको सोर्स Q पॉइंट पे है, तब आपको P ने, ऑब्जर्वर ने, या फिर आपका जो वो डिटेक्टर है उसने क्या फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व की। जब आपको वो Q पॉइंट पे होगा ना, जब ये Q पॉइंट पे होगा, उस मोमेंट पे जो आपको साउंड निकला होगा, अगर ये दूरी बहुत ज्यादा होगी तो जब तक में ये साउंड यहां तक पहुंचेगा तब तक में ये सोर्स कहीं आगे निकल लेगा। तो इन दैट केस अगर अपने को फिर सॉल्व करना होता तो शायद सोर्स जब यहां पे है, तो जितने देर में ये साउंड P तक पहुंचा है उतने देर में शायद ये सोर्स Q पॉइंट तक पहुंच जाता। तो अपने को फिर इस वाले साउंड के लिए सॉल्व करना पड़ता। ऑफ कोर्स इट इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड राइट नाउ, लेकिन वैसे वाले सवाल जनरली आपको है ना पैरेलल ट्रैक्स के लिए बनाए जाते हैं। इस केस में बनाना थोड़ा सा मुश्किल है अभी, राइट। ऑफ कोर्स इनको सवाल में कहीं ना कहीं लिख देते तो ज़्यादा बेटर होता कि भैया आपको जो डायमेंशंस है वो आपको सिग्निफिकेंटली स्मॉल है, एंड वी कैन अज्यूम कि जिस मोमेंट पे आपको ये Q पॉइंट पे पहुंचा है, राइट, उसी मतलब जैसे यहाँ से साउंड निकला उसी वक्त आपको साउंड डिटेक्टर ने डिटेक्ट भी कर लिया है, राइट, विच मीन्स वी आर नेग्लेक्टिंग द टाइम टेकन बाय द साउंड टू ट्रैवल फ्रॉम हियर टू हियर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डीप एनालिसिस वाली बात हो जाती है। बाकी तो जो आपका सॉल्विंग का मेथड है इस सवाल का वो हमने आपको करके दिखाया है। इसका आपको एक और पार्ट है, लेट्स डू दैट ऑल्सो, जहां पे आपसे कहता है कि कंसिडर बोथ द सोर्स एमिटिंग साउंड। इस बारी ये और ये दोनों ही साउंड एमिट करेंगे। इस बार ये आपका S2 है ना, ट्रैवल करते करते इस R पॉइंट तक पहुंच चुका है, तो यहाँ पे आपका S2 सोर्स है, यहाँ पे आपका S2 सोर्स है। तो सर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इस समय इधर की तरफ होगी। बढ़िया है सर। इसका जो स्पीड है दैट इज इक्वल टू योर 4√2 मीटर्स पर सेकेंड। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो S1 है वो आपको P पॉइंट की तरफ ट्रैवल कर रहा है विद अ स्पीड ऑफ 4 मीटर्स पर सेकेंड, 4 मीटर्स पर सेकेंड। तो हमको कहता है बताइए व्हाट इज द बीट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय द डिटेक्टर। तो डिटेक्टर एक तो S2 की वजह से फ्रीक्वेंसी सुनेगा, एक S1 की वजह से सुनेगा, और फिर दोनों का वो डिफरेंस निकालेगा। मजे की बात यह है कि S2 के वजह से जो ये फ्रीक्वेंसी सुनेगा, ध्यान से समझना, S2 के वजह से जो वो फ्रीक्वेंसी सुनेगा दैट इज इक्वल टू F0। हालांकि बहुत से बच्चों को पता ही है बट फिर भी एक बार ही समझा देते हैं। ऑब्जर्वर
सोर्स। ठीक बात है सर। सर ऑब्जर्वर तो हिल ही नहीं रहा है, ये तो रेस्ट पे है, बढ़िया है सर। सोर्स का ये वाला स्पीड थोड़े ना लेते हैं, हम क्या सिखाए थे, सोर्स और ऑब्जर्वर को एक स्ट्रेट लाइन में जोड़ो। ठीक है, अब हमको ये बताओ व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ 4√2 अलोंग दिस पिंक लाइन। कुछ नहीं, क्योंकि ये तो 90 डिग्रीज है। इसका मतलब यहां पे जो वी एस होगा ना, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। हमें ये वाले कंपोनेंट में इंटरेस्ट होता है जो कि इस सवाल में वो जीरो है। सर ये दोनों ही जीरो था, तो सी सी आपस में कट के 1 बन जाएगा, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर ने ऑब्जर्व करी है वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के ही बराबर है। तो सर यहां पे F1 की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इटसेल्फ, दैट इज योर 656 हर्ट्ज। बात करते हैं F2, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, राइट, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 656। अगेन ऊपर आपको ये ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, यहां पे ध्यान से सुनने का है सब कुछ। सर ऑब्जर्वर तो सेकंड केस में भी रेस्ट पे है, तो इसका स्पीड तो जीरो, राइट। लेकिन 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 ये 324 है, ये 324। सोर्स इस बार आपको ऑब्जर्वर के तरफ जा रहा है, राइट। सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है। जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जाए तो वो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाहेगा। बढ़ाने का मतलब है कि आपको नीचे नेगेटिव साइन देना चाहिए ताकि इसकी वैल्यू बढ़ जाए। तो नेगेटिव साइन एंड वीएस की वैल्यू यहां पे इसकी वैल्यू 4 है, तो ये आपको 4 आ गया। सो दिस टर्न्स आउट टू बी योर 656 मल्टीप्लाइड बाई 324 डिवाइडेड बाई 320। हमको चाहिए बीट फ्रीक्वेंसी, तो सर बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू दोनों फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस। हमने F2 माइनस F1 क्यों किया, साफ साफ दिख रहा है कि F2 ज्यादा है और F1 छोटा। दोनों का जब डिफरेंस लोगे तो आप 656 यहां पे कॉमन ले सकते हो, 324 डिवाइडेड बाई 320 माइनस 1 आप कर पाओगे। 656 मल्टीप्लाइड बाई ऊपर में आपका हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 4 और नीचे में आपका हो जाएगा 32 एंड 10। तो ये इसको काटेगा तो 80। तो सर यहां से ये अपने को दिख रहा है 656 डिवाइडेड बाई 80, तो 80 ये आपको 10 से कटेगा। और सर यहाँ पे 8864 इतना, तो सर ये वैल्यू तो अपने को 8.2 निकल के आ रही है। तो इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा, कुछ गलती तो नहीं किया है, 8864, ठीक है। तो इस सवाल का जवाब अपने को हो रहा है 8.2, ठीक है। आप चाहो तो 20 तक इसको लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, डन, बढ़िया है। एक सवाल और आपसे पूछा गया यहाँ पे वेव मोशन से, एंड अगेन वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन है ना, कुछ भी हाईफाई नहीं है, कुछ भी हाईफाई नहीं है, बेसिक्स आना चाहिए। इवन हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में आपको वेव मोशन में जितना वीडियोस है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड मास इतना इज अंडर टेंशन when the string vibrates, two successive harmonics are found to occur at frequencies 750 and 1000. The value of tension is how much? So it is simple formula oriented only. आपको frequency जो होता है nth harmonic, और वो भी ऐसे केस में जहाँ पे string आपको दोनों साइड से fixed हो। A string of length 1 meter and mass इतना is under tension when the string vibrates two successive harmonics, right? So Fn is equal to your Nv divided by your 2L. तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो एक फ्रीक्वेंसी है 750, राइट, n मान लेते हैं, v डिवाइडेड बाई 2L, और एक फ्रीक्वेंसी आपकी 1000 है लेकिन वो सक्सेसिव है, यानी कि सर वो n+1 होगा यहाँ पे, फिर v अपॉन 2L, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को अगर आप आपस में डिवाइड कर दो, अगर आप दोनों को आपस में डिवाइड करोगे तो ये आपको हो जाएगा 3/4 और ये आपको हो जाएगा n/n+1। यहीं से दिख रहा है कि सर n की वैल्यू 3 होनी चाहिए, है ना, ऊपर 3 होगा तो नीचे आपको 4 अपने आप आ ही जाएगा, सिंपल है। अच्छा, तो सर यहाँ से अगर हम देखें दोबारा से इस इक्वेशन को अगर हम उठा लिए तो सर 750 इज इक्वल टू n की जगह हमने लिखा है 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/L मल्टीप्लाइड बाई v होता है टेंशन अपॉन म्यू, और म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ। अच्छा सर, बहुत ही बढ़िया है। ये इसको कट करेगा तो ये सर अपने को हो जाएगा 250, तो 2 उधर गया तो 500
और दोनों तरफ स्क्वायर मार दीजिए। तो सर 500 का स्क्वायर विच इज योर 25 इंटू 10⁴ इज इक्वल टू, और इधर भी तो स्क्वायर मारोगे, इधर जब स्क्वायर मारोगे तो सर ये हो जाएगा आपको 1/L स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई टेंशन L अपॉन M। क्लियर है कि ये L इस स्क्वायर को मार देगा, तो सर टेंशन की वैल्यू अपने को हो जाएगी दिस टर्म 25 इंटू 10⁴ मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, लेंथ इज इक्वल टू योर 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाई मास, एंड मास इज इक्वल टू योर 2 इंटू 10⁻⁻5। अगर हम ध्यान से देखें तो ये सर इसको कट करेगा तो ये अपने को हो जाएगा 0.1, 50 इंटू 0.1 इज योर 5। तो 5 न्यूटन जो है इस प्रश्न का अपने को सही जवाब हो जाने वाला है। क्लियर सर, एकदम बढ़िया है। चलिए ठीक है, तो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मिलते रहेंगे। टेक केयर एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, बाय बाय।